दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हॉवर्ड गार्डनर का जो थ्योरी है वो है बुद्धि के सिद्धांत। तो टॉपिक मेनली जो टॉपिक है वो है बुद्धि के सिद्धांत का। बुद्धि के सिद्धांत करेंगे, लेकिन बुद्धि के सिद्धांत कम से कम 11 हैं 12 हैं। उनमें से मैं आज आपको एक करा रहा हूँ, मल्टीपल इंटेलिजेंट। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बहुबुद्धि सिद्धांत। यानी कि जब व्यक्ति में एक से ज्यादा बुद्धि होती है, यानी कि इंटरपर्सनल, उसका एक व्यक्ति का इंटरेस्ट म्यूजिकल में भी है, किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट विजुअल है, किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट मैथ में है, किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में है। तो कहने का मतलब जब व्यक्ति मतलब एक से ज्यादा बुद्धि हो, एक से ज्यादा बुद्धि के बारे में बताता है तो उसे बोलते हैं बहुबुद्धि। और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने। तो ये पढ़ेंगे करके हम। तो सबसे पहला है हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपको बता दूं दोस्तों, उसकी जो 7 प्रकार की मेन बुद्धि है, 7 प्रकार की मेन बुद्धि बताई है उसने, 2 बाद में जोड़ी हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है भाषागत बुद्धि। ऐसा व्यक्ति जिसकी भाषा पे बहुत अच्छी कमांड हो, लैंग्वेज पे। जैसे तुम कहो जी कौन? लेखक और कवि। लेखक जो लिखता है इतने अच्छे ढंग से लिखता है कि लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा पे बहुत अच्छी कमांड होती है। तो एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को क्या कहेंगे? भाषागत बुद्धि। लेखक की और कवि की बुद्धि हुई लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि। आपको बता दूं, तार्किक अकेला आए तो तार्किक बुद्धि आए तो हॉवर्ड गार्डनर की बिल्कुल मत करना। इसकी है तार्किक गणितीय बुद्धि। तर्क को भी मैथमेटिकल हिसाब से सोचे। सूर्य पूरब से निकलता है, क्यों निकलता है, क्या कैलकुलेशन आ रही, क्या नहीं आ रही, पूरी छानबीन कर लेना। तो और ऐसी बुद्धि होती है दोस्तों किसकी? वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता की, जो पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल उनसे अलग हो। तो तार्किक गणितीय बुद्धि है जो किसकी? नोबेल पुरस्कार और वैज्ञानिक की होती है। तो कुछ बुद्धि ऐसी होती है। नंबर 3, देशिक या स्पेशियल विजुअल बुद्धि। अब आप कहो जी देशिक बुद्धि। देशिक बुद्धि का मतलब एक शब्द में बताऊं तो जिसकी स्थानों पे बहुत अच्छी कमांड हो, जो हर स्थान को जानता हो। भाई दिल्ली जाना है, चांदनी चौक जाना है, बैठ भाई अभी ले जाता हूं, वहां पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन पर उतर जाना, सब कुछ पता हो। तो इसलिए कहीं भी आपको नाव में जाना है, कहीं भी पानी के जहाज में जाना है, उन स्थानों को जानता हो। इसलिए किसकी बुद्धि? देशिक बुद्धि। विमान चालक, जो विमान चलाता हो, पता है कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जाना है, नाविक। अब नेक्स्ट है मूर्तिकार। अब तुम कहो जी सर जी मूर्तिकार कहां से फंसा दिए? आपको बता दूं, मूर्तिकार का मतलब जो देश और वातावरण के अनुसार मूर्ति बनाए। भारत हरियाणा में हरियाणा जैसी मूर्ति बनाए, बिहार में बिहार जैसी मूर्ति बनाए, जिस जैसा देश उस हिसाब से मूर्ति बनाए। कहने का मतलब ये है, हड़प्पा संस्कृति बात चली तो उस हिसाब से मूर्ति बनाई, जहां की सभ्यता जैसी है उस हिसाब से मूर्ति बनाएगा। तो देश और वातावरण के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार जो मूर्ति और चित्र बनाए वो ही अच्छा कलाकार होता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, मूर्तिकार और चित्रकार की बुद्धि भी किस में आएगी? देशिक बुद्धि में। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक। कहने का मतलब इसका शरीर पे बहुत अच्छा कमांड हो, शरीर पे अच्छी कमांड हो। जैसे यहां देखो साइड में, धावक, दौड़ने वाले, नर्तक, नाचने वाले, एक एक स्टेप पे बहुत अच्छी कमांड होती है। अभिनेत्री, जिम्नास्टिक और खिलाड़ी, इनको रखेंगे हम किस पे? शारीरिक गति पे। नेक्स्ट है 5वां, संगीत में म्यूजिकल बुद्धि। कहने का मतलब इसकी म्यूजिक में बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो। जैसे हमारे विनोद सर हैं, उनको गाना भी आता है, सॉन्ग भी आते हैं,
और प्लस में ढोलक भी बजानी आती है, हारमोनियम भी आता है। तो कहने का मतलब उनकी बुद्धि क्या हुई, म्यूजिकल बुद्धि। और म्यूजिकल बुद्धि का मतलब एक बुद्धि तो है ही है, प्लस में एक बात और है, वो गणित भी पढ़ाते हैं, मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनकी बुद्धि में 2 या 3 तत्व हैं, तो एक से ज्यादा बुद्धि है उनके अंदर। तो कहने का मतलब मैं यहाँ बात कर रहा था म्यूजिकल बुद्धि की। तो जिसकी म्यूजिक पे बहुत अच्छी कमांड हो, ढोलक पे हो और हारमोनियम बजाने पे हो, गाने पे हो, उनकी बुद्धि कैसी रहेगी, उन व्यक्ति को क्या कहेंगे, म्यूजिकल बुद्धि वाला व्यक्ति। जैसे यहां दिखा रखा है संगीतकार और गायक। देखो नेक्स्ट छठा, संवेदी इंटरपर्सनल। ये खतरनाक है भाई। इंटर का मतलब जिसकी, जो दूसरों की कमजोरी, दूसरे व्यक्ति की कमजोरी अच्छाई दोनों जानता हो, जो दूसरे व्यक्तियों की अच्छाई बुराई दोनों के बारे में पता हो, जो दूसरे के बारे में जानता हो। इंटर का मतलब दूसरे। जैसे मनोवैज्ञानिक, जब भी कोई दिक्कत आएगी ना तो आप मनोवैज्ञानिक के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो आपको देख के आपको ये दिखेगा आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बेकार लगता है, आपकी प्रॉब्लम किस कारण है। परामर्शदाता आपको तभी परामर्श देगा जब उसको नॉलेज है आपके बारे में। राजनीतिज्ञ को ये पता है कि भाई ये बंदा किस लालच के कारण, किसके कारण हमारे को वोट दे सकता है। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लेते हैं वो उसके पीछे। क्यों, उसको पता है उसकी कमी की, अच्छाई की और बुराई दोनों की। सामाजिक कार्यकर्ता को जानते ही हो आप। तो नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्वैदिक बुद्धि। ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्वैदिक का मतलब इंट्रा, इस शब्द से ध्यान आ जाएगा, जिसको अपने अंदर की कमजोरी, अपने अंदर की अच्छाई, अपने अंदर की बुराई की पता हो, उसे ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल में आएंगे दार्शनिक या आध्यात्मिक नेता, बाबा जी टाइप के लोग, जिनको अपने अंदर पता है कि मैं भाई ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। कहने का मतलब इसको अपने अंदर की सब कुछ पता हो। ये 7 प्रकार की बुद्धि है दोस्तों, मेन जो इसकी है। क्वेश्चन आ जाए गार्डनर, इनमें से कौन सी गार्डनर की बुद्धि में नहीं आता, तो पहले 7 देखोगे आप, उसके बाद देखोगे नेक्स्ट है 8वीं प्राकृतिकवाद बुद्धि, जो इसने बाद में जोड़ी है 1998 में। इसके बाद है अस्तित्ववाद बुद्धि 2000 में जोड़ी है। तो कौन सी 2 बुद्धि बाद में जोड़ी है, ये वाली यानी कि एक तो हो गई ये प्रकृतिवादी और एक अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी का मतलब इस बुद्धि के द्वारा मनुष्य छुपे हुए रहस्य जैसे जिंदगी और मौत, भूत प्रेत, मानव अनुभूतियों के बारे में जानने की कोशिश करता है। कि यानी कि मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है, इस प्रकार के व्यक्ति की बुद्धि बोलेंगे क्या, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो दोस्तों टोटल 9 प्रकार की हैं, मेन इसकी 7 प्रकार की हैं, 2 बाद में जोड़ी हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इसको दोस्तों, पढ़ लेना, मैंने अभी बता दिया है। बुद्धि किसकी कौन सी बुद्धि है देख लेना, फोटो खींच लेना, याद कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों क्या कहा इसने, हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है। तो पहली लाइन है बहुआयामी सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुआयामी सिद्धांत दोस्तों इंग्लिश में जरूर देख लेना, हिंदी में हो सकता है नाम चेंज हो जाए क्योंकि सबने अलग थ्योरी दी है। नेक्स्ट है यानी कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक तत्व न होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। ये इसने ऐसी बात कह दी जो आपको हमेशा हेल्प करेगी इस थ्योरी में। वो कहता है बुद्धि में एक तत्व होकर, गार्डनर का बुद्धि एक तत्व होकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व, एक तत्व न होकर है दोस्तों, ये एक तत्व न होकर, बुद्धि में केवल एक ही तत्व नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होती है। ऐसा नहीं है कि जिसमें विजुअल बुद्धि है उसमें और कोई बुद्धि ना हो, जिसमें स्थानों की जानकारी हो, देशिक बुद्धि हो, इसके अलावा कोई और ना हो। तो बुद्धि में एक तत्व नहीं है भाई,
एकता तो न होकर है, लिखा नहीं मैंने। भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है व्यक्ति में। नेक्स्ट, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। ये भी ध्यान रखना, ये लाइन बहुत अच्छी है। ये अलग काम करती है बुद्धि, ये अलग काम करती है। और म्यूजिकल बुद्धि ये अलग काम करती है। म्यूजिक की कोई बात आएगी तो इस बुद्धि में आएगी। हो सकता है किसी व्यक्ति में एक ही बुद्धि हो सकता है किसी में एक से ज्यादा बुद्धि हो सकता है किसी व्यक्ति में एक से ज्यादा टॉपिक पे इंटरेस्ट हो। तो लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। हाँ, लेकिन जब मुसीबत पड़े ना तो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। गार्डनर के अनुसार किसी समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ कार्य करती हैं। जैसे किसी की बुद्धि म्यूजिकल बुद्धि है और प्लस में मैथमेटिकल है, जैसे विनोद सर की। तो कहने का मतलब कई बार ये एक दूसरे का साथ दे देती हैं जब मुसीबत पड़ती है, कि मैंने म्यूजिकल में इस तरीके से काम किया था तब मेरे को सफलता मिली थी, और म्यूजिक से मेरा ये फायदा होता है, और जब म्यूजिक सुनूंगा तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब मुसीबत में सारी इकट्ठी काम करती हैं, लेकिन वैसे प्रत्येक बुद्धि स्वतंत्र होकर कार्य करती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब दोस्तों क्वेश्चन है, कम से कम जितने भी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी, देखना पूरा है दोस्तों। जैसे बहुबुद्धि सीटेट 2016 में आया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार मिलान कीजिए। तो संगीत में बुद्धि वायलिन वादक की, भाषागत बुद्धि कवि की, अंतर्वैदिक किसकी है, स्थानिक बुद्धि चिकित्सक की, अंतर्वैदिक की पता ही नहीं है। तो 3 मिला लेना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धिमता सिद्धांत खालिस्तान द्वारा दिया गया। आप भी जानते हो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो दिया गया है गार्डनर के द्वारा, DSSB 2017 में और 2017 में स्टेट में। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विविध जानवर, खनिज और पौधों को पहचानना, वर्गीकृत करने की क्षमता को कहते हैं। तो आप भी जानते हो जो खनिज के बारे में, पौधों को पहचानता हो, जैसे डिस्कवरी भी दिखाते हैं ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि होती है प्राकृतिक वैज्ञानिक बुद्धि, 8वीं प्रकार की बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गार्डनर की 7 बुद्धिमताओं की सूची में नहीं है? मैंने बताया था ना दोस्तों, 7 में शुरू की 7 रखोगे आप, शुरू की 7, तो उसमें स्पेशियल है, बिल्कुल है। प्रकृतिवाद है, ये दोस्तों 8वीं बुद्धि है, और 8वीं बुद्धि 7वीं में नहीं आती। भौतिक फिजिकल का मतलब दोस्तों शारीरिक बुद्धि, जैसे नर्तक की बुद्धि, ये है, कभी कंफ्यूज जाओ। अंतर व्यक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल, जिसको अपनी कमजोरियों की और अपनी शक्तियों की पहचान हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट 2019 में आया था, अब के ही फिलहाल ये। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? कौन सी बुद्धि है ऐसे व्यक्ति की जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाए? ये तो दूसरे आ गए, और दूसरे का बताया था मैंने दोस्तों, दूसरों की बारे में जो पता लगाए, उनकी मनोदशा, स्वभाव के बारे में। इंटर दूसरों का, और इंट्रा खुद की, इसलिए ये गलत है, ये सही है। इंटर जो दूसरों का पता लगाए। नेक्स्ट, सीटेट 2019 में एक और क्वेश्चन आया दोस्तों, बुद्धि के कहने का मतलब मैंने ऑल इंडिया के जितने भी टेस्ट हैं, जो भी हैं अपडेट, सब अपडेट कर लिए हैं। अब देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला देखते हैं, पहला है बुद्धि बहुआयामी है। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है भाई, बुद्धि बहुआयामी है, मतलब
इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बुद्धि बहुआयामी है, एक से ज्यादा बुद्धि होती है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, जो रिसर्च करते हैं बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। मतलब यह इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज, बहुत ज्यादा योग्यता होती है, नॉट एंटायरली इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि उनको डायरेक्ट हम माप नहीं सकते। ऐसी योग्यताएं शामिल हैं जिनमें हम माप नहीं सकते। एक व्यक्ति की बुद्धि, एक व्यक्ति में मान लो गणित वाली बुद्धि है, और एक व्यक्ति में फिर प्लस में उसमें म्यूजिकल बुद्धि है, एक व्यक्ति फिर उसमें ही बुद्धि इंट्रापर्सनल है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे माप सकते हैं? ऐसे व्यक्ति के तो हम पीछे पीछे लगेंगे, उसे साल भर तक देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बुद्धि है। हो सकता है वो गणित ही पढ़ा रहा हो बहुत दिन से, वो अध्यात्म भी हो या ना हो, इसकी कैसे पता लगेगी हमें? हो सकता है 2 साल 4 साल बाद उसके अंदर आध्यात्मिक आ जाए, होता तो उसके अंदर ही, लेकिन दिखा ना रहा हो, बहुत दिन बाद दिखाई, तो ऐसे संभव नहीं है इसका मापन। ये आलोचना है इसकी, इसलिए पहला बिल्कुल सही है। दूसरा और देख लेते हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। दोस्तों बता दूं अभिसारी का मतलब, पहले समझ लो अभिसारी क्या होता है। अभिसारी होता है जो एक समस्या का एक ही समाधान हो जिस बुद्धि में, और तो बुद्धि तो एक से ज्यादा समस्याओं का भी पता लगाती है, यानी कि एक समस्या के एक से ज्यादा सॉल्यूशन रखती है, इसलिए ये गलत हुआ। और बता दूं अभिसारी चिंतन में पता कौन कौन से आते हैं? हाँ या ना वाले क्वेश्चन, गलत या सही वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं अभिसारी चिंतन में, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बुद्धि को एक्सरसाइज नहीं कर सकते अभिसारी रूप में। तो बुद्धि अभिसारी ना होकर अपसारी है। अपसारी का मतलब एक टॉपिक के ऊपर, कश्मीर की समस्या के ऊपर आपके विचार अगर प्रस्तुत हों, एक समस्या के एक से ज्यादा समाधान हो, तो ऐसी बुद्धि को कहेंगे अपसारी बुद्धि। और हमारी सबकी बुद्धि अपसारी बुद्धि होती है। और यहां केवल क्या सीमित कर रखा है कि बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, गलत। अभिसारी नहीं, अपसारी। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी गलत है। हमारी बुद्धि में स्थायी परिवर्तन का मतलब ऐसा थोड़ी ना है जिसको म्यूजिक बजाना आता हो वो हमेशा परमानेंट हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसमें हो सकता है वो गाना बजाना छोड़ दे कोई और, कहीं और इंटरेस्ट बन जाए उसका। तो स्थायी परिवर्तन नहीं होता, अस्थायी परिवर्तन है। ये भी नोट कर लेना। बुद्धि अपसारी रूप से सोचने की योग्यता है, अभिसारी नहीं। बुद्धि में स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान कर लेना। नेक्स्ट, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है, गलत बात। बुद्धि अनुवांशिक विशेषक नहीं होती। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटी, हेरिडेटरी का मतलब होता है अनुवांशिक, गलत। अनुवांशिक नहीं होती। बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता है समाज में रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यालयों में बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता? तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा है, ये वैसे तुम्हें दिक्कत करने के लिए क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धिमत्ता के किस रूप का सम्मान नहीं किया जाता। सम्मान का मतलब किस रूप की वैल्यू नहीं है, कौन सा 7 प्रकार की बुद्धि में नहीं आता, ये है। तो पहला स्पेशियल आता है, दूसरा लैंग्वेज, ये भी आता है। तीसरा लॉजिकल, मैंने बताया था लॉजिकल नहीं आता दोस्तों, लॉजिकल मैथमेटिकल आएगा, लॉजिकल मैथमेटिकल आएगा। लॉजिकल अकेला ना आए तो गलत है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि किससे संबंधित है? बहुबुद्धि सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है।
सीटेट 2015 में, तो शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, गलत। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता, ये सही है। प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण योग्यता होती है, एक विलक्षण बुद्धि होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सही आंसर ये। निम्न में से कौन सा निरीक्षण हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? देखते हैं अब कौन सी बात सही है जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन मिलता है। पहला, मस्तिष्क में एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। मस्तिष्क के एक भाग में क्षति, कहने का मतलब मस्तिष्क में कोई दिक्कत आ गई, मान लो वो शारीरिक गति को ले लेते हैं, नाचना भूल गया, तो ऐसा नहीं है कि और विशेषता हो उसकी, संगीत बजाना आता हो और चित्रकार भी हो। ऐसा नहीं है कि एक, मान लो नाचना नहीं आता उसको, खिलाड़ी नहीं रहा, तो और बुद्धि भी खराब हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति में एक से ज्यादा बुद्धि है, एक बुद्धि खराब हो गई, उसको अगर नाचना नहीं आया, नर्तक नहीं रहा, तो उसकी संगीत में भी म्यूजिक खराब हो जाएगा, उसकी प्रकृतिवाद भी खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है। मस्तिष्क में देखना आप प्रश्न, मस्तिष्क में एक भाग में हुई क्षति, अगर किसी एक भाग में क्षति पहुंच जाए ना, एक बुद्धि खराब हो जाए, तो केवल किसी एक ही विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, संपूर्ण बुद्धि प्रभावित नहीं होती। तो पहला बिल्कुल सही है। अब दूसरा, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंत्यक्रिया है। इसकी बात तो स्टर्नबर्ग करता है, ये बार बार आएगा इसके साथ। स्टर्नबर्ग, कहीं क्वेश्चन आ जाए किसकी बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक है, वो है स्टर्नबर्ग की। नेक्स्ट, विभिन्न विधियां अपने स्वरूप में पदानुक्रम है। पदानुक्रम जानते हैं दोस्तों? ये कह रहा है इस लाइन में कि बुद्धियों को हम एक ही लाइन में पदानुक्रम रखेंगे, पहले ये आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे आएगी, जो कि गलत है। बुद्धि के 8 प्रकार हैं, हो सकता है पहले नंबर पे संगीत में रख लो, दूसरे नंबर पे शारीरिक रख लो, तीसरे नंबर पे प्रकृतिवाद रख लो, चौथे पे देशिक रख लो, आगे पीछे 8 प्रकार की बुद्धियों में कैसे रख लो। ये वाली बुद्धि पदानुक्रम नहीं है। जबकि तीसरी लाइन कह रही है विभिन्न विधियों, ये जो विधियां हैं, जो बुद्धि हैं, अपने स्वरूप में पदानुक्रम है, गलत। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार पदानुक्रम नहीं है। पदानुक्रम कौन है? पियाजे के 3 सिद्धांत, कोहलबर्ग के सिद्धांत, पियाजे के 4 सिद्धांत, कोहलबर्ग के 3 सिद्धांत। इनको आगे पीछे नहीं कर सकते आप, इनको जैसा है, जैसी सीरीज में है वही रखोगे। इसलिए पियाजे और कोहलबर्ग की थ्योरी है वो पदानुक्रम है, हॉवर्ड गार्डनर की नहीं है। इसलिए तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ये और भी, ये भी गलत है, इसलिए पहला सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा बुद्धि के प्रकारों में से नहीं है? नहीं पूछा है, तो म्यूजिकल बुद्धि है, स्पेशल इंटेलिजेंस ये भी है, इंटरपर्सनल ये भी है, एनालिटिकल ये स्टर्नबर्ग का है, स्टर्नबर्ग का, इसलिए ये नहीं है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, एक टीचर है, अपने जो विद्यार्थी होते हैं उनकी विभिन्न अधिगम शैली, विभिन्न अधिगम शैली, उसकी म्यूजिक में भी कमांड है, ठीक है, वो इंटरपर्सनल भी है, उसकी भाषा पे बहुत अच्छी कमांड है, लैंग्वेज पे, ठीक है, उसकी बुद्धि लिंग्विस्टिक भी है, उसकी बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल भी है। तो इतनी शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, मतलब इसको, इसमें भी म्यूजिक भी आ जाए, ये इंट्रापर्सनली बन जाए, ये लॉजिकल मैथमेटिकल बन जाए, तो ऐसी बुद्धियों को संतुष्ट करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। तो किससे प्रभावित है ऐसी मैडम? तो ऐसी मैडम है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। जहां ये शब्द आ जाए ना,
अधिगम की विभिन्न अधिगम शैलियां, तो ये केवल गार्डनर आएगा। नेक्स्ट सीटेट 2015 में है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध का मतलब इसको अपनी कमजोरियों की पहचान हो, अपनी शक्तियों की पहचान हो, और इसे बोलेंगे हम इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट इंट्रापर्सनल देख लेना, ये दिखा रखा मैंने। अब है बहुबुद्धि सिद्धांत के दोष क्या हैं दोस्तों। दोष क्या क्या हैं, कैसे आलोचना हुई है, आलोचना भी बोल सकते हैं। नंबर 1, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दोस्तों इतनी सारी बुद्धियों को कैसे माप लोगे, कोई लैब थोड़ी ना बनी। नेक्स्ट, अच्छा एक और है, इनका शोध सिद्धांत शोध रहित है, मतलब रिसर्च नहीं किया इन्होंने, कोई लैब नहीं बनी, रिसर्च नहीं किया, ना ही किसी व्यक्ति के पास घूमे के इन व्यक्तियों का पीछा करें, साल भर तक देखें इनमें कौन कौन सी बुद्धि है, एक व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, ऐसे कोई रिसर्च नहीं की। तो इनका सिद्धांत शोध धारित नहीं है, और ना ही हम बुद्धियों का माप नहीं सकते वे इसमें इतनी बुद्धि है, इसमें इतने प्रकार की बुद्धि है, ऐसे नहीं माप सकते। नेक्स्ट, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। सही बात है, यदि आप रिसर्च ही करना चाह रहे हो कि एक व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम बनाओ, एक ऐसे सिस्टम बनाओ जहां म्यूजिक का माहौल हो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां शारीरिक गति का माहौल हो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां इंट्रापर्सनल हो, तो ऐसा बच्चा अपने आप खिंचता चला जाएगा जिसमें रुचि है। तो कहने का मतलब, अगर आपको इनकी माप करना है तो विभिन्न तरीके अपनाने पड़ेंगे। कहने का मतलब भिन्न भिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। नेक्स्ट, इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, मैंने बता दिया। बहुबुद्धि केवल प्रतिमा है, केवल छवि है हमारे दिमाग में, जो दिमाग में रहती हैं, भाई मुझ में थोड़ा बहुत ये आता है, मुझे थोड़ी बहुत भाषा पे कमांड है, तो केवल प्रतिमा है, छवि है, ना तो ये शोध कर रखा है इन्होंने नंबर 1, ना तो माप सकते बुद्धि को, ना ही इन्होंने शोध कर रखा। अगर बुद्धि पे शोध करना है तो विभिन्न पद्धतियों की मांग होती है, बहुत आपको माहौल देना पड़ेगा, और ना ही कोई अनुभव है। नेक्स्ट, इनके अनुसार मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। मैंने बताया है कि एक व्यक्ति में 8 बुद्धि हैं, तो अगर उसकी मान लो उसका अगर म्यूजिक खराब हो गया तो क्या सारी चीज खराब हो जाएंगी? अगर उसका प्रकृति में इंटरेस्ट नहीं रहा तो बाकी सारी खराब हो जाएंगी? नहीं। अगर एक भाग में क्षति होती है, एक भाग में नुकसान होता है, तो एक ही भाग में नुकसान होगा, संपूर्ण भाग में नुकसान नहीं होगा बुद्धि में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यह है, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है वो देखना है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ये तो सही है भाई, अनुभव तो है ही नहीं, बुद्धियों पे रिसर्च थोड़ा ना किया, ये तो सही है, हमें बताना नहीं वाला। यह शोध आधारित नहीं है, ये भी ठीक है, शोध ही नहीं किया। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। अगर बुद्धि देखनी है तो माहौल बनाओ, ये भी ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता का प्रदर्शन करते हैं, गलत। प्रतिभाशाली तो एक से ज्यादा क्षेत्रों में अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं, खेल कूद में भी, कल्चर प्रोग्राम में भाग लेते हैं स्कूलों में भी, और स्टडी में अच्छे होते हैं, भाषा भी अच्छी कमांड होती है, तो इसलिए चौथा गलत। नेक्स्ट, सीटेट 2014 में आया था, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना सकता, क्यों? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक हो सकता है, देखते हैं। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न विधियों का मापन संभव नहीं है, सही बात है। जब रिसर्च नहीं करे, परीक्षण नहीं करे, तो बुद्धियों को माप नहीं सकते, दूसरा भी सही है।
सभी बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। अच्छा, यह केवल अब्राहिम मैस्लो के जीवन भर के सदृश अनुभव, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका दूसरा सही है। इनको वैध नहीं मानते हम, बुद्धि को वैध नहीं मानते क्योंकि इनका मापन संभव नहीं, इसलिए दूसरा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू हमारे साथ देखने के लिए। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैंने बता दिया आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा मन टूट जाएगा। आप सपोर्ट करोगे, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल ऊंचा होगा। थैंक यू।